अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेटिंग द करंट इन मल्टी लूप्स। तो मल्टी लूप सर्किट्स में जो करंट फाइंड आउट करने का तरीका है, दरअसल ये बेस करता है दो रूल्स के ऊपर। उसमें एक रूल तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, किरचॉफ सेकंड रूल, जिसे लूप रूल भी कहा जाता है। आज हम एक और नया रूल भी डिस्कस करेंगे जो कि किरचॉफ फर्स्ट रूल कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन लूप या जंक्शन रूल। तो सबसे पहले हम फर्क कर लें कि मल्टी लूप सर्किट क्या होता है। इट इज अ मल्टी लूप सर्किट। एक्चुअली इसमें दो डिफरेंट तरह की बैटरीज की अटैच। अब सिंगल लूप में तो करंट की डायरेक्शन एक होती थी, इसमें करंट की मल्टी डायरेक्शन भी हो सकती है। अब यहाँ पे पॉइंट बी और पॉइंट डी को कहा गया है दीज आर जंक्शंस, और पॉइंट ए और सी ये इनकी ब्रांचेज हैं। इसको समझ लेना ज़रूरी है। ब्रांचेज जो मल्टी लूप सर्किट है इनमें जंक्शन किसे कहते हैं, ब्रांचेज किसे कहते हैं। तो जंक्शन इज अ पॉइंट इन अ सर्किट एट विच 3 or more वायर सेगमेंट्स मीट। ओके, 3 या 3 से ज्यादा वायर सेगमेंट मीट करते हैं, उसे जंक्शन कहते हैं। ब्रांच किसे कहते हैं? ब्रांच इज एनी सर्किट पाथ that starts on one junction and proceeds along the circuit to the next junction. That is called. अब यहाँ पे पॉइंट बी और डी ये हमारे पास जंक्शन इन दिस डायग्राम नंबर 9, बी और डी इसमें जंक्शन है। जो नेक्स्ट हमें अंडरस्टैंड करना है वो इनके लूप्स हैं। लूप्स एक लेफ्ट लूप है, एक राइट लूप है। लेफ्ट लूप जो है वो बी ए डी है, बी ए डी, जबकि राइट लूप है बी सी डी। अब इनमें हमने करंट भी अज्यूम किया हुआ है। I1 और I3 जो है I1 ड्यू टू E1 है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो I3 है वो R3 में से जंक्शन में से पास आउट कर रहा है, बी डी जंक्शन है। जबकि जो I2 है वो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही दिया हुआ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम होनी चाहिए। ये सारी वही बात की हुई है। मेंशन भी कि 3 तरह के अननोन करंट्स हैं। I1 जो है वो पास BAD के लिए, I2 जो है वो BCD के लिए, और I3 BD के लिए। करंट की डायरेक्शन ऑर्बिट्रेरी। नेक्स्ट हम इनको एनालाइज कर लें। तो सबसे पहले जैसे मैंने डिस्कस किया कि हम एक रूल अप्लाई करेंगे। दैट रूल इज किरचॉफ फर्स्ट रूल ये कहता है कि सम ऑफ द करंट्स मूविंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इक्वल्स टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग फ्रॉम दैट पॉइंट। तो फ्रॉम फिगर नंबर 9 अगर देखा जाए कि अगर हम पॉइंट डी को एक रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो I1 और I3 जो दो करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, फिर किसी पॉइंट से जो दूर जा रहा है दैट इज I2। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल, I1 plus I3 it will be equals to I2, and this principle is called, it is the statement at any junction the sum of currents leaving the junction, those with arrows pointing away from the junction, equals the sum of currents entering the junction, those with arrows। मतलब जो करंट किसी पॉइंट की तरफ आ रहा है उनका सम बराबर होगा जो करंट दूर जा रहा है सबका सम। तो दिस इज कॉल्ड, दिस जंक्शन रूल इज कॉल्ड किरचॉफ फर्स्ट रूल, और इट इज बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो किरचॉफ सेकंड रूल है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जबकि
Kirchhoff first rule है, it is based on law of conservation of charge. बाकी जो तरीकाकार है वो जंक्शन रूल को इंस्टॉल कर ली. सिंगल लूप अगर हम लूप टू लूप अप्लाई करें किरचॉफ सेकंड रूल को, वो वही है कि किरचॉफ सेकंड रूल क्या है, सम ऑफ द all potential, the algebraic sum of potential changes in a closed loop is equal to 0. तो for the left loop हम अप्लाई करते हैं even it is positive, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में it is traveling from negative to positive. in the direction of resistor जब भी करंट पास होगा तो वो माइनस आई होगा, whereas I3 की डायरेक्शन कुछ और है, जबकि हमारी अज्यूम कंट्रोल डायरेक्शन से ऑपोजिट जा रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव I3 ये तो एक लूप हो गया लेफ्ट लूप. सिमिलरली राइट लूप के लिए भी आप इसी तरह क्वेश्चन करेंगे. I3 और R3 में नेगेटिव इसलिए कि वो इन डायरेक्शन. सिमिलरली I2 और R2 में भी पोटेंशियल नेगेटिव है क्योंकि इन डायरेक्शन resistance reverse in the direction of the current. For E2B minus it is traveling from positive to negative current, from high potential to low potential. So these are the two equations for the multi-loop. अब इनको सॉल्व किया जाता है in order to find out the values of current without simplification. ये तीन formulas लिखे हुए हैं, I1, I2, I3. ये steps सॉल्व आउट नहीं किए हुए, तो इन फॉर्मूलाज को मेमोराइज भी किया जा सकता है ताकि हम I1, I2 या I3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें. दिस इज एक्चुअली लूप मल्टी लूप. जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है RC सर्किट्स. अब इससे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसे सर्किट्स पढ़े हैं अभी तक इस चैप्टर में जो कि बेस थे सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर, उनमें सिर्फ रजिस्टर आ गया. अब हम रजिस्टर के साथ साथ ऐसा सर्किट पढ़ने लगे हैं जिसमें कैपेसिटर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है. तो कैपेसिटर रजिस्टर सर्किट इज कॉल्ड RC सर्किट. तो ये बहुत यूजफुल है, इसलिए यूजफुल है कि RC सर्किट की बुनियाद पर हम कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को एनालाइज करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. में यही मेंशन है कि सिस्टम दिखाया गया है, सर्किट दिखाया गया है, we charge the capacitor. Basically it is the charging of capacitor by throwing switch S to position A where ये स्विच पोजीशन जारी पता स्विच के दो टर्मिनल्स होंगे A और B. ये बैटरी अटैच है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर अकॉर्डिंग टू हम लोग. जबकि कैपेसिटर की जो जनरल इक्वेशन है Q इज इक्वल टू CV, यहाँ से वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी निकाले जा सकते हैं Q बाई C. यहाँ पे Q तो चार्ज है, C कैपेसिटेंस. अब तरीका कर ये है, इसमें जरी बात है जो बैटरी है वो वर्क कर रही है, तो वो वर्क दो जगह पे यूज होता है. एक इंटरनल एनर्जी which is I square R, ये E delta Q, it is actually the work here, work in both of the. कुछ इसका पार्ट एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाएगा. सम ऑफ द जो रेस्ट पार्ट है वो मेंशन है कि ये एनर्जी स्टोर में इस्तेमाल होता है, और एनर्जी स्टोर का ये फॉर्मूला भी हमने चैप्टर नंबर 31 में पढ़ा. तो आप जब इन सब की वैल्यूज को यहाँ इसको इस ब्रैकेट वाले फैक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपके पास बचेगा Q बाई C डेल Q. अभी इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा T से डिवाइड कर दिया जाए, राइट साइड डेल्टा Q को डेल्टा T ओवरऑल सबसे डिवाइड हो गया. ये I बेसिकली डेल्टा Q डेल्टा I है, I इधर से कैंसिल हो जाएगा, एक इधर आई रह जाएगा इसके की बजाय, इधर से भी कैंसिल. फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, हो जाएगा EMF E इज इक्वल टू IR प्लस Q बाई C.
अब इसको अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो नेगेटिव हो जाएंगे। मजीद हम इसमें डेल्टा क्यू और डेल्टा टी की जगह इस रिलेशन में आई की जगह डेल्टा क्यू और डेल्टा टी की कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिखा जाए। व्हाई आर वी सेइंग डूइंग दिस, बेसिकली हम एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो वो रिलेशन जस्ट ये Q is equals to CE1 minus exponential of minus T over R। इसी को डिफरेंशिएट भी किया गया है, तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला ये। बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है इसको समझने में, तो ये फैक्टर हमें दिस वन टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ R एंड C, मतलब कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज होगा या कितनी स्लो चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा, जल्दी या लेट, तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। तो कैपेसिटर नॉर्मली हम कैपेसिटर की चार्जिंग को इस तरह से डिफाइन किया करते हैं कि अगर कैपेसिटर चार्ज हो गया इट मीन्स कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर 63% ऑफ चार्ज स्टोर हो चुका है। इफ 63% ऑफ द टोटल चार्ज इज डिपॉजिट ऑन द कैपेसिटर्स प्लेट, हम कहते हैं कि कैपेसिटर की चार्जिंग हो चुकी है। और अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करें, ये चार्जिंग का ग्राफ है, अगर हम डिस्चार्जिंग का जिक्र कर लें तो डिस्चार्जिंग में भी तकरीबन जो है, यहाँ पे एक बात आपको बतानी है, वो है कि चल मैं वो बता दूँ, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग से मुराद ये है कि अगर टोटल चार्ज का 37% ऑफ चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे बाकी रह जाए, इट इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग।